हेलो। कौन रहा है कोई?
और आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही सर है। जी सर, अब आ रही है। तब की कोई आवाज नहीं आई सर, शुरू लेक्चर के स्टार्ट से। मैं यही तो कभी कितनी देर से तो पूछ रहा था कि आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। चले मैं सर दोबारा। मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, आपने शायद देखा नहीं। अभी आया मैसेज। चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जी सर, थैंक यू। हाँ, हम ये कह रहे थे कि अभी तक जो आप लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, वो प्रोग्राम जो है, वो आप प्रोग्राम रन करते हैं तो वो सारा कुछ रैम में होता है। जैसे आप प्रोग्राम बंद करते हैं तो आपको सारा डाटा लॉस हो जाता है। अगर आपने फर्ज किया कोई रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, मतलब एरे के अंदर आपने 10 यूज़र का जो है 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, उसको आपने शो किया, उसको देखा है, सारा कुछ किया। जैसे ही प्रोग्राम बंद करते हैं तो वो जो है सारा कुछ खत्म हो जाता है। दोबारा फिर आपको एंटर करना पड़ता है। अगर आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, फाइल्स की सूरत में हार्ड डिस्क पे सेव करते हैं। फाइल क्या होती है? फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फाइल जो है बाइट्स की कलेक्शन होती है। फाइल जो है, फाइल की मदद से जो है आप डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है आपके लिए जो है रीयूजेबिलिटी आसानी होती है कि एक दफ़ा आपने स्टोर कर दिया तो आप उसको किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम फाइल में से रीड कर सकते हैं। फाइल की जो है दो किस्में होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब ये है कि जो कुछ भी फाइल में सेव होगा टेक्स्ट की सूरत में सेव होगा। अगर आप कोई नंबर भी सेव करेंगे तो वो भी टेक्स्ट की सूरत में सेव होगा। और बाइनरी फाइल में जो है वो बाइनरी कोड की सूरत में सेव होता है। मतलब 1 2 3 करता है तो उसका जो है उसका जो बाइनरी कोड बनता है उसको सेव करता है। फिर फाइल को एक्सेस करने के दो मेथड है। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल ऐसे ही है जैसे आपकी वीडियो कैसेट होती है कि आप वन बाय वन जो है, अगर आपने कहीं से दरमियान में से देखना है तो आप पहले उसको फॉरवर्ड करते हैं, दरमियान में जाते हैं, फिर वहां से देखना शुरू करते हैं। तो अगर आपने स्टार्ट से देखना है और आप एंड पे आए तो आप पहले बैक पे आएंगे फिर आप देंगे, तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। आपको जो है वो हर हर बाइट से या हर हिस्से से सीक्वेंशियली जो है वो मूव करना पड़ता है। दूसरा जो है, दूसरा मोड है आपका रैंडम एक्सेस मोड। रैंडम ऐसे ही है जैसे आप सीडी रोम यूज करते हैं। مثلا आप गानों की सीडी है तो आप फौरन किसी भी पर्टिकुलर गाने के थ्रू जाके वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आप पहले फॉरवर्ड करें बैकवर्ड करें, नहीं, वो बल्कि डायरेक्ट जो है एक्सेस आपकी डायरेक्ट किसी भी हिस्से से है। इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। तो आप जो है फाइल को रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो होता ये है कि जो आपका सीक्वेंशियल एक्सेस है उसके अंदर आपका रिकॉर्ड का साइज सेम नहीं होता, इसलिए आपको वन बाय वन सारे रीड करने पड़ते हैं। और जो रैंडम एक्सेस है उसमें आपके जो रिकॉर्ड का साइज फिक्स होता है। तो आपको रिकॉर्ड, अगर आपने 5वें रिकॉर्ड पे जाना है तो 5 बाइट का एक रिकॉर्ड, तो 24 बाइट पे जाके आप फौरन जो है एक्सेस कर लेते हैं। तो ये इसका डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद आप लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्ट्रीम का। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो आप ये कहते हैं ना आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम है। इनपुट या आप लोग जो पहले जिन्होंने सी पढ़ी उसकी एस टी डी आई ओ पढ़ते थे, वो
STDI और कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउट। और अभी जो आप लोगों ने पढ़ी थी आईओ स्ट्रीम पढ़ी थी, आईओ स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज अ सीरीज ऑफ बाइट एसोसिएटेड विद फाइल, सीरीज ऑफ बाइट्स एसोसिएटेड विद फाइल। अब ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम को हम लोग यूज करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आप के पास जो है स्ट्रीम की दो किस्में हैं, एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब इसको अगर क्लासीफाई करें, आप लोगों ने ये, आप कहेंगे कि मैंने तो पढ़ी नहीं, आप लोगों ने पढ़ी है। जैसे आप लोगों ने सीन का ऑब्जेक्ट यूज किया था ना, सीन का ऑब्जेक्ट, तो सीन क्या था, स्ट्रीम यूज करता था एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये जो सीन था ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम था, और जो सी आउट आप यूज करते थे वो क्या था, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और उसके लिए जो ऑपरेटर आप यूज करते थे, इसको इसको कहते थे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये जो दूसरा ऑपरेटर है इसको स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते थे। तो सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम का, इसका ओ स्ट्रीम, या आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपने आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम यूज किया था, जिसकी मदद से फिर आप क्या करते थे, आप ऑपरेटर ओवरलोड करते थे, सी आउट ऑब्जेक्ट को जो है, सी आउट और सी इन को आपने ओवरलोड किया था। अच्छा, अब इसमें अब आपके पास जो सीन है वो बेसिकली प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जो लिंक होता है किसके साथ, कीबोर्ड के साथ, किसके साथ लिंक होता है, कीबोर्ड के साथ। और जो सी आउट है वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है स्ट्रीम का, जो लिंक होता है मॉनिटर के साथ। यानी सीन का काम है रीड करना, रीड फ्रॉम कीबोर्ड, और सी आउट का काम है राइट करना, राइट इनटू मॉनिटर। एक का काम रीड करना है, रीड फ्रॉम कीबोर्ड, दूसरे का काम है राइट करना इनटू। अच्छा, इसके अलावा ये दो ऑब्जेक्ट और हैं जो आपने नहीं पढ़े, ये एक स्टैंडर्ड एरर का है और एक बफर एरर का है। ये भी दोनों मॉनिटर के साथ अटैच होते हैं। तो ये आपके स्कोप से जो है सी एस वालों को पढ़ाए जाते हैं, सी एरर और सी लॉग वगैरह। तो इसको चलो मैं देखता हूँ कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आपको भी बता देंगे। तो ये तो उसके बाद जो है स्ट्रीम की क्लास की जो हायरार्की है, वो हायरार्की क्या चीज़ है कि आपके पास जो है मेन क्लास है, बेस क्लास आईओस की। आईओस की दो सब क्लासेस हैं, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। और आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम की दोनों से जो इनहेरिट हुई आईओ स्ट्रीम, जिसको आप लोग यूज करते थे। आईओ स्ट्रीम आप हर प्रोग्राम में लिखते हैं ना, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो बेसिकली आप इस जो है इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते थे, तो फिर आप उसमें यूज करते थे ये वाले इस स्ट्रीम और आई स्ट्रीम, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम यूज करते थे। जो फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम, और इन दोनों का जो मर्जर है वो है एफ स्ट्रीम। यानी इफ स्ट्रीम जो है फॉर रीडिंग पर्पज, ऑफ स्ट्रीम फॉर राइटिंग पर्पज, और जो एफ स्ट्रीम है वो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ पर्पज। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो स्ट्रीम क्लास की हायरार्की है। अच्छा, अब इसके बाद जो फाइल आप ओपन करते हैं, फाइल आप लोगों ने देखा होगा कि आप वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है, उसी फाइल को आप दोबारा ओपन करते हैं तो आपसे क्या कहता है, कहते हैं जी आप इस ये फाइल ऑलरेडी ओपन, अगर अभी आपने ओपन करना है तो इसको रीडिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा। रीडिंग मोड का क्या मतलब है कि अब आप फाइल को रीड तो कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते। ऐसा आता है ना आप लोगों को, ऐसा हुआ होगा कि आपने फाइल ओपन की, उसको दोबारा फिर ओपन कर दिया तो वो कहता है जी रीडिंग मोड में ओपन करेगा, इसका मतलब आप उसको चेंज नहीं कर। तो जो फाइल है उसको एक्सेस करने के डिफरेंट मोड होते हैं, कि आपने सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए करना है तो रीडिंग मोड है, आपने राइटिंग के लिए करना है तो राइटिंग मोड है। ठीक है, आपने, तो ये यहाँ पे जो आप क्योंकि कोडिंग के जरिए फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोडिंग के लिए जो फाइल को एक्सेस करने का मोड है, एक मोड है इन है फाइल को रीड करने के लिए फॉर इनपुट पर्पज, फिर दूसरा है आउट
फाइल को रीड करने के लिए, फॉर आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट मीन राइट करने के लिए। फिर ये एक ये है कि आप फाइल को टेक्स्ट मोड में करना चाहते हैं कि बाइनरी में। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड में होता है, अगर आपने बाइनरी मोड में ओपन करना, जैसे ऊपर मैंने पढ़ा था, तो आप इसको आईओएस बाइनरी यूज करेंगे। फिर एक और बात है, जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो कर्सर है वो बिगनिंग ऑफ फाइल पे होता है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है? आप ये चाहते थे नहीं बिगनिंग ऑफ फाइल पे ना हो बल्कि लास्ट पे हो, तो फिर आप फाइल आईओएस एटी करते हैं, एटी से ऐड एंड। फिर जो बाय डिफॉल्ट है, आप जो वो फाइल को ओपन करते हैं राइट करने के लिए, तो वो क्या करता है, पिछले डेटा को इरेज करके नया राइट कर देता है उसको। जितनी दफा खोलेंगे पिछले डाटा को इरेज करके इरेज कर देता है। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता कि पिछला डाटा इरेज हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको अपेंड मोड में करेंगे, तो फिर वो पिछला डाटा इरेज नहीं करेगा, उससे आगे लिखना शुरू करेगा। ठीक है। फिर आगे है आईओ ट्रंकेट। ये आईओ ट्रंकेट क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है कि अगर आपके पास आप फाइल ओपन करते हैं, अगर फाइल मौजूद है तो पुरानी फाइल को खत्म करके नई फ्रेश फाइल खोल देगा। तो लेकिन अगर तो यहाँ पे जो ट्रंकेट है ये क्या करता है कि प्रीवियस कंटेंट को आपको क्या करता है, डिलीट करके और एक नई फाइल खोल देगा। नो क्रिएट क्या है? इफ यूज टू ओपन इफ इट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो इसको क्रिएट नहीं करेगा। इस केस में क्या था, ट्रंकेट में ये था कि अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती तो नहीं क्रिएट कर देता है, और अगर मौजूद है उसका डाटा को खत्म करके उसी को ओपन कर देते हैं। और नो रिप्लेस क्या है? टू ओपन फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट करेगा, अदरवाइज उसको ओपन नहीं करेगा। नो रिप्लेस। तो ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। अभी जो है बाय डिफॉल्ट अगर आप, अच्छा अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप स्ट्रीम का, स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है या एक रेफरेंस है जो लिंक होता है किसके साथ? फाइल के साथ। जैसे ही आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो आपसे पूछा है अच्छा इस ऑब्जेक्ट को आपने किस फाइल के साथ लिंक करना है, तो अब वो जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो लिंक मिल गया, जिसकी मदद से आप उस फाइल के अंदर से रीड भी कर सकते हैं, उस फाइल में राइट भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो राइटिंग पर्पज के लिए बनती है। अगर आप इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रीडिंग पर्पज के लिए बनती है। अगर आप एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पज के लिए बनेगी। यानी अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने फाइल का जो रेफरेंस बनाना है, फाइल का जो ऑब्जेक्ट बनाना है, वो किस पर्पज के लिए बनाना है। अगर सिर्फ रीडिंग के लिए करना है तो आप इफ स्ट्रीम यूज करेंगे, सिर्फ राइटिंग के लिए करना है तो आप ऑफ स्ट्रीम यूज करेंगे, अगर रीडिंग राइटिंग बोथ के लिए आपने करना है तो फिर एफ स्ट्रीम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी यहाँ तक। अच्छा उसके बाद ये है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं और वो वहाँ पे फाइल ही नहीं है, या वो फाइल करप्ट हो गई है, या फाइल को एक्सेस करने के आपको राइट ही नहीं है। आप समझते हैं कि मैंने फाइल का जो है ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ आया ही नहीं होता, और आप कहते हैं कि पता नहीं ये प्रोग्राम मैंने तो सारा कुछ राइट करवाया, ये राइट ही नहीं हुआ, ये फाइल ही नहीं बनी। तो इसका बेहतर हल ये है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब उसको चेक कर लें कि उस ऑब्जेक्ट का लिंक फाइल के साथ हुआ है या नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट के साथ नॉट ऑपरेटर लगा के इफ में लगते हैं। अगर तो फाइल का लिंक बन गया तो ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल का एड्रेस आ जाएगा। अगर एड्रेस आ गया तो फिर तो आप नॉट करेंगे तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जी क्या कह रहे थे सर? आज इतना काफी है बेटा। आज तो आपके जो है ना 3 सेशन होने, एक कल वाला सेशन, 2 आज वाले। ये अभी थोड़ा सा अभी मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करने लगा हूँ। वाइंड अप से मुराद ये है कि अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी। ये वाकई आप बात सही कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ के जो है ना वो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कर लिया है, लेकिन इसको जो है ना अभी मैं थ्योरी से जो है ना आपकी जान छुड़ाने लगा हूँ। तो इसमें आप क्या करते हैं कि अगर फाइल का लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो उसके अंदर
नल आएगा, नल या फाल्स आएगा। उस फाल्स को इस नॉट के साथ हमने क्या किया, ट्रू किया और मैसेज दे दिया एरर इन ओपनिंग द फाइल, एरर इन ओपनिंग द फाइल। अगर फाइल ओपन नहीं हो सकी तो फिर क्या आ जाएगा, एरर इन ओपनिंग द फाइल। ठीक हो गया भाई। इसके बाद एक और काम हम लोग करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल को क्लोज किस लिए करते हैं कि अगर आपने कोई फाइल ओपन की हुई है तो इसका मतलब अब कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फाइल अगर ओपन है तो दूसरा प्रोग्राम उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर एक और इसका पर्पस है फाइल क्लोज का कि आपने जो कुछ फाइल में राइट करवाया वो असल में बफर में पड़ा होता है। जब आप फाइल को क्लोज करते हैं तो बफर से उठा के फाइल के अंदर फिजिकली राइट कर देता है और फाइल का जो लिंक को ख़त्म कर देता है, ताकि अब उस फाइल को कोई और प्रोसेस यूज कर सके। ठीक है, तो फाइल क्लोज करने का दो पर्पज है। एक तो ये कि आपका डाटा सही तौर पे फिजिकली तौर पे हार्ड डिस्क के अंदर राइट हो जाए और वो बफर में ना पड़ा रहे। दूसरा ये कि आपका लिंक खत्म कर दे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बाय डिफॉल्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्प्लॉय होता है तो वो खुद ब खुद फाइल के क्लोज के फंक्शन को भी कॉल कर देता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल द मेंबर फंक्शन क्लोज, कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वैसे ही वो क्लोज के फंक्शन को कॉल कर देता है। अब हम आते हैं, ये जितना कुछ हमने पढ़ा है इसको वन बाय वन चेक करते हैं, तो थोड़ा सा फिर आपकी इंटरेस्ट जो है डेवलप होगी। अभी ऐसा करते हैं कि ये वाला जो है, ये जो थ्योरी का सेशन जो है, अभी इसको इसका टाइम मुकम्मल हुआ है। दूसरा सेशन 5 मिनट के बाद हम दोबारा शुरू करते हैं। इसको मैं जो है अभी, क्योंकि इसकी वो 30 मिनट का सेशन होता है